हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं हेमंत जी। और मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिस टॉपिक को आपको बताने वाले हैं वह है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में, यानी प्रसव और दुग्ध श्रावण के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों घटनाएं लैंगिक जनन के दौरान सबसे अंतिम घटना होती है, जिसके द्वारा एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म के बाद उसके पोषण हेतु दूध का निर्माण होता है। तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं दोनों घटनाओं के बारे में आपको एक एक करके विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। और आज आप जो परिभाषा नोट करना चाहते हैं सब यहाँ पे लिखी गई है। आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं प्रसव तथा दुग्ध श्रावण के बारे में। तो एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ प्रसव के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन के बारे में। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं प्रसव। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रसव होता है वह गर्भकाल पूरा होने के पश्चात शुरू होगा। प्रसव मैं आपको बता दूं सबसे पहले गर्भकाल क्या होता है। गर्भकाल अंतरोपण से लेकर के शिशु जन्म के पहले तक की अवधि होती है, यानी जिस दिन अंतरोपण होता है उस दिन से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता उसी बीच की अवधि को हम क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। वह अवधि कितने दिन की होती है? अगर आप मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में जो गर्भकाल होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, वह 9 मंथ्स का होता है, या आप कह सकते हैं 280 दिन का होता है। ठीक, तो मानव में गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 9 मंथ्स या 280 दिन। इतना क्लियर हुआ। मैं आपको बता दूं कि 9वें महीने में, यानी जब 9 महीना पूरा हो जाता है तो 9वें महीने में स्त्री के गर्भ में लगभग 3.4 किलो का गर्भ तथा 1.4 किलो का अपरा उपस्थित होता है। अपरा क्या आप पिछले वीडियो में जाने हैं कि अपरा जो होता है माता एवं भ्रूण के मध्य संवहन तंत्र के लिए एक नलिका होती है जो माता से पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि को करने में सहायता करता है। ठीक, तो जब 9 महीना पूरा हो जाता है तो स्त्री के गर्भ में यानी गर्भाशय में 3.4 किलो का गर्भ हो जाता है और 1.4 किलो का अपरा उपस्थित होता है। ठीक, यह आप संरचना देख रहे हैं या बिल्कुल गर्भाशय के अंदर पूर्ण विकसित शिशु का है या जन्म लेने की बिल्कुल अवस्था में है। ठीक, यह क्या होता है, जब 9 महीना पूरा हो जाता है यानी जब गेस्टेशन पीरियड पूरा समाप्त हो जाता है तब क्या होगा, बच्चे का जन्म होगा। और 9 महीने पूरा होने के पश्चात माता के गर्भाशय में एक पीड़ा उत्पन्न होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रसव पीड़ा कहते हैं। प्रसव पीड़ा को हम क्या कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं। यानी जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो उस समय जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसको हम प्रसव पीड़ा या लेबर पेन कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। मैं आपको बता दूं कि अब क्या होगा, जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा तब कुछ समय पश्चात बच्चे का जन्म होगा। कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया गर्भकाल पूरा होने के पश्चात गर्भाशय की पेशियों में तीव्र संकुचन होता है। यानी जब गर्भकाल पूरा हो जाता है तो गर्भाशय की पेशियों में तीव्र संकुचन होता है जिसके कारण नवजात शिशु गर्भ से बाहर आ जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। यानी माता के गर्भाशय से शिशु का बाहर निकलना ही क्या है, प्रसव है, यानी पार्चुरेशन है। पार्चुरेशन क्लियर हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं गर्भकाल पूरा होने के पश्चात गर्भाशय की पेशियों में तीव्र संकुचन के कारण नवजात शिशु का गर्भाशय से बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। क्लियर। मैं आपको बता दूं जो नवजात शिशु होता है वह गर्भाशय के अंदर बिल्कुल इस कंडीशन में विकसित होता है। ठीक, यह एक शिशु है और उसके नाभिक नाल से जुड़ी हुआ या प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के बाद शिशु के बाहर जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोरियन कहते हैं। कोरियन के मध्य एम्नियन होता है, एम्नियन के मध्य एम्नियोटिक कैविटी होती है और यहाँ आपका चारों तरफ एक मसल्स का लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, यूट्राइन मसल्स कहते हैं या कोरियनिक विराई है, वह यूट्राइन लाइनिंग है।
और यह आपका यूट्राइन कैविटी है, यह क्या है, सर्वाइकल प्लग है। ठीक, इतनी सारी संरचनाएं होती हैं गर्भाशय से लेकर के योनि मार्ग तक। यानी जब प्रसव क्रिया शुरू होगा तो सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। एक हार्मोन्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्या करता है, शिशु के जन्म लेने में सहायता करता है। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन्स कहा जाता है जो गर्भाशय की पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है, जिसके कारण योनि मार्ग चौड़ा हो जाता है और शिशु बाहर आ जाता है। तो शिशु कब बाहर आएगा, यानी प्रसव कब होगा, जब शिशु गर्भाशय से बाहर आ जाएगा। तो शिशु गर्भाशय से बाहर कैसे आएगा, वह प्रक्रिया आपको समझनी है। तो जब गर्भकाल पूरा हो जाता है तो एक ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। वह ऑक्सीटोसिन, अभी जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें जो फोइटस है, इसमें जो गर्भ है, यह बिल्कुल शिथिल अवस्था में है, बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, यानी अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और जब तक मूवमेंट होगा नहीं तब तक बच्चे का जन्म नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीटोसिन निकलता है और करता क्या है, अपने हार्मोन्स, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, यह क्या करेगा, जो गर्भाशय की पेशियां हैं या जो गर्भाशय की पेशियां हैं, इनमें क्या करेगा, तीव्र संकुचन करेगा, यानी यह गर्भाशय की जो पेशियां हैं यार संकुचित होने लगेंगी, सिकुड़ने और फैलने लगेंगी। ठीक, सिकुड़ने और फैलने के कारण जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्नियन गुहा है, यह एम्नियन गुहा फट जाती है। एम्नियन गुहा फटने के कारण जो बच्चे का सिर है वह धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगता है, और खिसकते खिसकते एक समय क्या होता है, बच्चे का सिर बाहर आ जाता है और इसमें पूरा बच्चा जो है गर्भाशय से बाहर निकल आता है। और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। प्रसव क्लियर हुआ, माता के गर्भाशय से बच्चे का बाहर निकलना ही क्या है, प्रसव है। इतना क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, जो प्रसव है, प्रसव के 3 चरण होते हैं, यानी कुछ चरण में कुछ कुछ प्रक्रियाएं होते होते 3 चरण के पश्चात बच्चे का जन्म हो जाता है। प्रसव के कितने चरण होते हैं, 3। पहले चरण में क्या होता है, इस अवस्था में गर्भाशय की ग्रीवा में फैलाव होता है तथा एम्नियन के फटने से एम्नियन द्रव भी योनि मार्ग से रिसने लगता है। पहली अवस्था में आप बिल्कुल देख सकते हैं, लिखा गया है, इस अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव होता है तथा एम्नियन गुहा के फटने से द्रव भी योनि से रिसने लगता है। सबसे पहली अवस्था मैंने आपको बताया कि ऑक्सीटोसिन जाएगा, गर्भाशय की दीवारों की जो पेशियां हैं उनको उत्तेजित करेगा संकुचन के लिए। तो यह गर्भाशय की पेशियां जो है तीव्र रूप से संकुचित होने लगेंगी, यानी सिकुड़ने और फैलने लगेंगी, जिसके कारण जो एम्नियन है, यह आप देख रहे हैं एम्नियन है, जो ब्लू कलर की लाइनिंग बनाई गई है, क्या है, एम्नियन है, जिसके अंदर कुछ द्रव भरे होते हैं जिसको हम एम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एम्नियोटिक द्रव। ये एम्नियोटिक कैविटी हो गया या एम्नियन हो गया, एम्नियन के अंदर भी जो खाली स्थान में एम्नियोटिक कैविटी है, तो बच्चा ऊपर से कहाँ होता है, एम्नियोटिक कैविटी में। ठीक, तो जब संकुचन होता है तो यह जो एम्नियन है या क्या होता है, फट जाता है। फटने के कारण जब यहाँ से फटेगा तो जो एम्नियन द्रव इसके अंदर भरा हुआ है यह कहाँ आ जाएगा, योनि मार्ग में। आपको आपका योनि मार्ग है, योनि मार्ग से रिसने लगता है एम्नियोटिक द्रव। तो पहली अवस्था में क्या होगा, पहली अवस्था में गर्भाशय दीवारों में संकुचन होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, एम्नियन कैविटी फट जाएगी, एम्नियोटिक कैविटी फटने के कारण द्रव भी योनि मार्ग से रिसने लगेगा, यानी जन्म से पहले एम्नियोटिक द्रव जो है योनि मार्ग से बाहर निकलेंगे। इसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेज स्टार्ट होगा। दूसरी अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में पहले से उसका सिर गर्भाशय संकुचन के कारण बाहर आ जाता है। हमने कहा शिशु का सिर नीचे की तरफ है, जैसे यह कैविटी फटेगी जो सिर है शिशु का वह धीरे धीरे नीचे आना प्रारंभ करेगा। इसके कारण गर्भाशय संकुचन के कारण जब यहाँ मांसपेशी संकुचित होंगी तो इसको नीचे की तरफ धकेलेंगी, नीचे की तरफ आने के लिए प्रेरित करेंगी, तो जो शिशु का सिर है वह धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगेगा। ठीक, बाहर आ जाता है तथा जब शिशु स्वयं श्वसन करने लगता है तो नाभिक नाल को काट दिया जाता है। यानी जब यहाँ से शिशु का सिर बाहर आ जाते, पूरा पूरा शिशु बाहर आ जाता है, तो यहाँ जो नली आप देख रहे हैं यह भी उसके नाभिक नाल से जुड़ी होती है और धीरे धीरे निकल करके यह भी बाहर आ जाती है। ठीक,
कुछ समय पश्चात जब शिशु अपने द्वारा स्वयं शोषण करने लगता है, क्योंकि जब तक बच्चा गर्भ में होता है तब तक उसके शोषण की जिम्मेदारी, उसके उत्सर्जन की जिम्मेदारी, उसके पोषण की जिम्मेदारी इस नाभिक नाल यानी प्लेसेंटा की होती है। ठीक, और जब शिशु बाहर आ जाता है तो कुछ समय पश्चात यह स्वयं शोषण कर देता है, अपने फेफड़े के द्वारा शोषण करने लगता है, यानी तब नाभिक नाल का कार्य समाप्त हो जाता है। तो शिशु के जन्म के बाद जब वह स्वयं शोषण करने लगता है तो नाभिक नाल को काट दिया जाता है। यह होती है सेकंड स्टेप। ठीक, तो पहली अवस्था में क्या होगा, गर्भाशयी दीवारों में संकुचन हुआ, कुछ एमनियोटिक द्रव जो है योनि मार्ग से बाहर आया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, धीरे धीरे शिशु का सिर बाहर आया। सिर बाहर आने के बाद पूरा शिशु जो है एक समय बाहर आ गया, और शिशु के बाहर निकलने के पश्चात जब वह स्वयं शोषण करने लगता है तो नाभिक नाल को काट दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ। फिर नाभिक नाल के काटने के बाद थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, अपरा भी योनि मार्ग से बाहर आ जाते हैं, यानी यह पूरी संरचना जहां से अपरा यानी प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, यह पूरा क्या होगा, एमनियोटिक कैविटी के साथ साथ बाहर आ जाएगा। ठीक, तो पहले चरण में गर्भाशय संकुचन हुआ, दूसरे चरण में शिशु का जन्म हुआ, तीसरे चरण में क्या हुआ, पूरा प्लेसेंटा भी बाहर आ गया। इस तरह से क्या हुआ, 3.4 किलो का भ्रूण और 1.4 किलो का अपरा दोनों क्या हुए, गर्भाशय से बाहर निकल गए, और शिशु को बर्थ की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, एक शिशु का जन्म होता है। फिर से एक बार आप देख लीजिए, लगभग 9 महीना पूरे होने के पश्चात यानी 280 दिन बाद मानव में माता के गर्भ में 3.4 किलो का गर्भ तथा 3.4 किलो का अपरा उपस्थित हो जाता है। 9 महीना पूरा होने के बाद लेबर पेन होता है, यानी प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। प्रसव पीड़ा उत्पन्न होने के पश्चात गर्भाशयी दीवारों में संकुचन उत्पन्न होता है। किस हार्मोन्स के कारण, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण। इसको हम बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बच्चे के जन्म लेने में सहायता करता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। फिर जब गर्भाशय दीवारों में संकुचन होता है तो नवजात शिशु गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं, और नवजात शिशु का गर्भाशय से बाहर आना ही क्या है, प्रसव है, पार्चुरेशन है। ठीक, पार्चुरेशन 3 चरणों में होता है। सबसे पहले चरण में गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव होता है तथा एमनियन के फटने से एमनियन द्रव योनि मार्ग से बाहर निकलने लगते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, पहले शिशु का सिर जो है योनि मार्ग से धीरे धीरे बाहर निकलता है, और जब पूरा शिशु बाहर आ जाता है और स्वयं शोषण उत्पन्न करने लगता है तो उसके नाभिक नाल को काट दिया जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, नाभिक नाल के काटने के कुछ समय पश्चात पूरा जो अपरा है वह भी बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया पूरी समाप्त होती है। शिशु का जन्म हो गया। अब जैसे शिशु का जन्म होता है उसको पोषण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अब तक पोषण जो है शिशु अपरा से ले रहा था, नाभिक नाल से ले रहा था, लेकिन अब नाभिक नाल को काट दिया गया है। अब उसके पोषण के लिए बाहर से आवश्यकता है कुछ खाने की, जिसके द्वारा वह जीवित रहे, अपने जीवन काल को आगे बढ़ाए। तो प्रसव होने के पश्चात शिशु को पोषण की आवश्यकता पड़ती है, और जब शिशु का जन्म हो जाता है तो माता के स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण होने लगता है, और माता के स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं, यानी दुग्ध स्रावण कहते हैं। तो अभी मैं आपको बताया प्रसव के बारे में। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ लैक्टेशन के बारे में, यानी दुग्ध स्रावण के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया प्रसव यानी पार्चुरेशन के बारे में। अब हम जानेंगे लैक्टेशन यानी दुग्ध स्रावण के बारे में। ठीक, तो प्रसव के जस्ट बाद जो बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको पोषण की आवश्यकता पड़ती है, और वह पोषण बच्चे को माता के स्तन से निकलने वाले दूध से दिया जाता है। ठीक, तो बच्चे के पोषण हेतु क्या होता है, माता के स्तन से दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जन्म के बाद, और उसी को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं।
यानी स्तनों से दूध के स्रावित होने की प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन कहते हैं। तो जब बच्चे के जन्म के बाद माता के स्तन से दुग्ध बाहर निकलने लगते हैं या दुग्ध का श्रावण होने लगता है तो इसको हम क्या कहते हैं, दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन। जो बच्चे का पोषण होता है जिसको पी करके बच्चा जो है अपने पोषण को प्राप्त करता है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि जो लैक्टेशन है वह होता कहाँ है और कैसे होता है। मैं आपको बता दूं जो लैक्टेशन है यानी दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया है वह मादा के स्तन में होता है। स्तन क्या होता है, इसको हम जन्म सहायक ग्रंथि भी बोलते हैं क्योंकि यह बच्चे के पोषण हेतु उत्तरदायी होती है। माता के स्तन का निर्माण वसा और ग्रंथिल ऊतकों से मिलकर के बना होता है। वसा और ग्रंथिल ऊतक आपस मिल करके मादा के स्तन का निर्माण करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप कुछ वसा की बूंदें हैं और वसा आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ फैट, यहाँ भी फैट है और यह क्या है, एल्बोलाई है या मेमोरी डक्ट्स जो है या क्या बनाती है, ग्रंथिल ऊतक बनाती है। तो स्तन किससे मिल बना होता है, वसा और ग्रंथिल ऊतक से मिलकर बना होता है। जो आपस में मेमोरी डक्ट्स यानी स्तन ग्रंथियों से जुड़े होते हैं। तो जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वह जा करके एक एल्बोलाई में ओपन होती हैं जिसको हम यहाँ देख रहे हैं लोब्यूल कंटेनिंग एल्बोलाई। यह जो कोशिकाएं हैं इनके द्वारा ही दुग्ध का श्रावण किया जाता है, जो फैट को लेकर के उसको दूध में कन्वर्ट करते हैं। अब दूध जो है एल्बोलाई के द्वारा सिक्रिएट होगा और कहाँ आएगा, मेमोरी डक्ट्स में आएगा। मेमोरी डक्ट्स जा करके एक निपल्स में यानी जिसको बच्चा जिससे दूध को पीता है उस निकल जा करके ओपन हो जाती है और यहीं से जो दूध है वो बाहर निकलता है। ठीक, और इसके बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन। ठीक, आगे देखिए, आप देखे होंगे कि प्रसव के लगभग 2, 3, 4, 5 दिन तक कुछ पीले पीले जब किसी जंतु में आप देखे होंगे गाय भैंस में, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के बाद जो दूध निकलता है वह पीले एवं गाढ़े होते हैं। तो जन्म के बच्चे के प्रसव के बाद यहाँ देख सकते हैं प्रसव के पश्चात प्रारंभिक कुछ दिनों में जो दूध स्तन से बाहर निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा कि प्रसव के पश्चात प्रारंभिक दिनों में जो गाढ़े एवं पीले रंग के दूध स्तन से बाहर आते हैं उसको हम खीस या कोलेस्ट्रम बोलते हैं। खीस या कोलेस्ट्रम जो है एक पीला एवं गाढ़ा पोषक पदार्थ होता है जो बच्चे को लगभग 4 से 5 दिनों तक प्राप्त होता है। और मैं आपको बता दूं जो कोलेस्ट्रम है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स, खनिज एवं आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं जो बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इसी कारण लगभग 3 से 4 महीने तक बच्चे को दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए ताकि बच्चे को जो पोषण की आवश्यकता है वह उसको दूध से मिलता रहे। क्योंकि मैं आपको बता दूं दूध ऐसा पदार्थ है जिसमें सभी पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं। लगभग जन्म के 3-4 महीने तक बच्चे को दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए जिससे वह जो बच्चा है हेल्दी बना रहे, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का पूर्ण रूप से विकास होता है। बात आती है जो दूध निर्माण की प्रक्रिया है वह कैसे की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया है वह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के अधीन होती है। यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स उत्तेजित करता है स्तन ग्रंथियों को दुग्ध निर्माण के लिए। ठीक, मैं आपको बता दूं प्रोलैक्टिन जो है बच्चे के जन्म के बाद एक्टिव होता है क्योंकि जन्म से पहले क्या होता है अपरा से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन की मात्रा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से प्रोलैक्टिन जो है इनएक्टिव कंडीशन में बना रहता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है अपरा बाहर आ जाती है तो उस कंडीशन में प्रोलैक्टिन का
प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का स्राव सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के नियंत्रण में की जाती है। ठीक, तो इस तरह से आपका लैक्टेशन कंप्लीट हुआ। लैक्टेशन क्या है? स्तनों से दुग्ध स्रावित होने की प्रक्रिया को ये क्या कहते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं, दुग्ध स्राव बोलते हैं, जो जन्म के पश्चात, जो बच्चे के जन्म के बाद शुरू होती है और इसी दुग्ध से बच्चा जन्म लेने के पश्चात अपने पोषण को प्राप्त करता है। तो इस तरह से आज जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो आपका समाप्त हुआ। पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक आप देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे, जिससे आपको स्टडी में बिल्कुल समस्या नहीं होगी। तो ठीक इसी अनुसार सभी चैप्टर के टॉपिक्स जो है आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें ताकि कोई भी पढ़ने से वंचित ना हो।